नवाज शरीफ, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। इस मुल्क में वो लोग जिन्होंने चोरी करके मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, इंशाल्लाह एक एक को हम पकड़ेंगे। किसी चोर डाकू को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा। अब अपोजिशन किसी को भी अब वीआईपी जेल नहीं मिलेगी। वजीर आजम इमरान खान का टाइगर फोर्स कन्वेंशन से खिताब। गुज़िश्ता रात होने वाली सर्कस में बड़े फनकार थे। पहले ही पेशगोई कर दी थी कि जब चोरों पर हाथ डाला जाएगा तो सब इकट्ठे होंगे। नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर जनरल बाजवा पर नहीं, पाक फौज पर हमला किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क और कौम के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान। हुकूमत संभाली तो 40 अरब डॉलर के तिजारती खसारे का सामना था। कोरोना वबा के बाइस दुनिया में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। गंदम ज़रूरत के मुताबिक दरामद कर ली। चीनी भी सस्ती करने के लिए मनसूबाबंदी मुकम्मल। टाइगर फोर्स महंगी अशिया फरोख्त करने वालों की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड करें। इंतजामिया कार्रवाई करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान। अपोजिशन अपनी करप्शन और लूट मार बचाने के लिए इकट्ठी हुई। वो सिर्फ अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। अपोजिशन का कल का जलसा नाकाम रहा। अवाम बाशऊर हैं, ज़ाती मफाद की सियासत को बखूबी जानते हैं। मुल्की तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन इदारों के खिलाफ मुहिम जोई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों में खेल रहे हैं। उनकी सियासत अब खत्म हो चुकी। लूट मार की दौलत से बनाए गए लंदन फ्लैट्स पे बैठकर तकरीरें करने की बजाय वक्त न आकर अदालतों का सामना करें। वजीर रेलवे शेख रशीद। तुर्बत के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों की फायरिंग के तबादले में लांस नाइक वसीमुल्लाह शहीद, 3 जवान जख्मी। भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम से खत्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। पायदार अमन के लिए आज भी 2 कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में आवाम की जिंदगी अजीरन कर रखी है। पाकिस्तान भारत के इंसानियत सोज मजालिम पर आलमी बरादरी को आगाह करता रहेगा। मुआवने खसूसी कौमी सलामती मोईद यूसुफ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी। जिला इस्लामाबाद में मजीद 1 कश्मीरी शहीद। इलाके में जबरदस्त भारत मुखालिफ मुजाहिरे, काबिज फौज का ताकत का वहशियाना इस्तेमाल, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9,174। अब तक 3,06,640 अफराद सेहतियाब। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 32,465 अफराद के टेस्ट। 641 अफराद में वायरस की तस्दीक। मजीद 17 जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 6,638 हो गई। दुनिया को कोरोना की दूसरी लहर का सामना। पेरिस में रात का कर्फ्यू, बरतानिया में भी नई पाबंदियों का ऐलान। दुनिया में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 3 करोड़ 97 लाख से तजावुज कर गई। हलाकतों की मजमूई तादाद 11 लाख से ज़ायद। न्यूजीलैंड में आम इंतखाबात, लेबर पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत। 120 रुकनी ऐवान में 64 नशिस्तें जीत लीं। जेसिंड्रा आर्डर्न के वजीर आजम बनने की राह हमवार।
शहरत याफ्ता मुआलिद, समाजी कारकुन और सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ हकीम मोहम्मद सईद की 22वीं बरसी। उन्होंने इंसानियत की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया और आखिरी दम तक इस पर अमल पैरा रहे। और सदरन पंजाब की टीम नेशनल T20 कप के फाइनल में पहुंच गई। रावलपिंडी में खेले गए पहले सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन नॉर्दर्न को 7 विकेटों से शिकस्त। फातिह टीम के कप्तान शान मसूद के नाकाबिले शिकस्त 79 रन। दूसरे सेमीफाइनल में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध मध्य मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देखिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने वाले बदउन्वान अनासर का गठजोड़ महज जाती मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। अब वक्त आ गया है कि मुल्क को लूट कर पैसा बाहर ले जाने वाले करप्ट माफिया का कड़ा एहतसाब किया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्की इदारों की तज़हीक करने वाले चाहते हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को तक़वियत मिले। वो इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। तफसीलात बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। टाइगर फोर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन का वाहिद एजेंडा मुल्क की सालमियत को बालाए ताक रखते हुए अपनी करप्शन और मफादात का दिफा करना है। वजीर आज़म ने अपोजिशन जमातों के इकट्ठे होने को सर्कस से मंसूब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की गयूर अफवाज और कौमी इदारों के खिलाफ तज़हीक आमेज बयानियां किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि पाक फौज की कुर्बानियों के बाइस आज मुल्क की सलामती नाकाबिल तस्खीर है। नवाज शरीफ का पाक फौज के सिपह सालार के खिलाफ नफरत आमेज रवैया दरअसल मुल्क और कौम की सलामती पर हमला है। हमारे फौजियों के ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं। हर रोज हमारे फौजी अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं। ये क्यों अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं? हमारे लिए, मुल्क के लिए। जो इसने ज़बान इस्तेमाल की पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ और ISI के DG के खिलाफ, नवाज शरीफ, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहां आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। वजीर आज़म ने कहा कि मुल्क को कर्जों और मसाइल की दलदल में धकेलने वाले बदउन्वान अनासिर महज अपना पैसा बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब किसी चोर, लुटेरे और डाकू को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी और ना ही किसी मुजरिम को VIP सहूलत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि अब अपोजिशन एक मुख्तलिफ इमरान खान देखेगी। इंसान जब तक जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करता वो लीडर तो बन ही नहीं सकता। वो जो 2 बच्चों ने तकरीरें की थी, उन्होंने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। सबसे पहले किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ के ऊपर अभी जो चीज सामने आई है, 23 अरब रुपए की इसका करप्शन का इंकशाफ हुआ है। नैब आजाद है, अदालतें आजाद है, लेकिन मेरे नीचे जो अदारे हैं उनको मैं अब खुद तैयार करूंगा। इस मुल्क में वो लोग जिन्होंने चोरी करके मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, इंशाल्लाह एक एक को हम पकड़ेंगे। टाइगर फोर्स को मुखातिब करते हुए वजीर आज़म का कहना था कि मुल्क में महंगाई की वजूहात पर काबू पाने के लिए मरबूत हिकमत अमली वज़ा की गई है। गंदम की कमी का जितना सामना था उतनी गंदम दरामद कर ली गई है, जबकि सस्ती चीनी की फ्राहमी के लिए भी तरजीही इकदामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कौम की जानिब से टाइगर फोर्स के रजाकारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो जखीरा अंदोजों और महंगी चीजें बेचने वालों के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में हुकूमत की मावनत करें। जो वॉलंटियर फोर्स होती है, जो शहरियों की होती है, इसका एक बहुत बड़ा मुकाम एक माशरे में होता है। आज जो मैंने आपको खास तौर पर बुलाया वो ये जखीरा अंदोजी एक इतनी बड़ी इस मुल्क की लानत है, इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। आपने क्या करना है? आपने कहीं खुद जाके मुदाखलत नहीं करनी। आपके पास मोबाइल फोन है, आपने तस्वीर लेनी है,
اور آپ کے پاس آج جو پورٹل اناؤنس کیا ہے اس کے اوپر آپ نے تصویر ڈال دینی ہے اور جگہ ڈال دینی ہے. اس کے بعد ہمارا کام ہے ایڈمنسٹریشن کا کام ہے ایکشن لینا. نوجوانوں کے امور کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان آگے آئیں، ٹائیگر فورس کا حصہ بنیں اور ملک و قوم کی تعمیر اور ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. پاکستان کے نوجوان ملک کا سرمایہ ہیں. ٹائیگر فورس کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کو نبھانے کے لیے مزید ولولہ اور تندہی کی ضرورت ہے. آغا مسعود خالق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا کل کا جلسہ ناکام رہا ہے. پاکستان کے عوام باشعور ہیں اور وہ اپوزیشن کی ذاتی مفاد کی سیاست کو بخوبی جانتے ہیں. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ اپوزیشن کے اتحاد کے پاس مستقبل کا کوئی لاہ عمل نہیں ہے، وہ صرف اپنے مفاد اور کرپشن کا تحفظ چاہتے ہیں. کل جو ان کا جو اتحاد کا جو ایک مظاہرہ ہوا اس میں نہ تو اتحاد نظر آیا، نہ یقین نظر آیا اور نہ کوئی اس میں کوئی ڈسپلن نظر آیا. جس طرح سے مولانا فضل الرحمان جو کہ ان کی پارٹی ان کے جو الائنس کے سربراہ ہیں، جس طرح سے ان کو خالی کرسیوں کے سامنے خطاب کروایا، تو میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے مولانا صاحب کو ہمیشہ دھوکہ دیا ہے. مارچ میں بھی دیا تھا پچھلے سال اور ابھی بھی دیا ہے. تو اس سے ان کا جو نظر آ رہا تھا کہ وہ ان کے پاس نہ تو کوئی پروگرام ہے، نہ ان کے پاس کوئی آگے جانے کے لیے پاکستان کے عوام کو کے لیے کچھ ہے. وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے کہا کہ اپوزیشن اپنی کرپشن اور لوٹ مار بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے. تمام کوششوں کے باوجود اپوزیشن 15 سے 18 ہزار افراد ہی اکٹھے کر سکی. انہوں نے کہا کہ قیام امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہماری فوج کی بہت قربانیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک انٹرنیشنل پاکستان دشمن ایجنڈے کا حصہ بن چکے ہیں اور اس نیریٹو کو یہ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. یہ آئین سے غداری کی بات آپ نہیں کر رہے ہیں. عدلیہ کو، فوج کو نشانہ بنانا نواز شریف کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے انتہائی افسوسناک ہے. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نواز شریف نے ہمیشہ تصادم کی سیاست کی، وہ اداروں میں تصادم کروانے کا خطرناک ارادہ رکھتے ہیں. لاہور مرکز کی یہ رپورٹ دیکھیے. ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ نواز شریف ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ان کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے. ان کی کل کی تقریر کے بعد تحریک انصاف کی حکومت کی پوزیشن مزید مضبوط ہوئی ہے. نواز شریف صاحب، آپ کا سیاسی جنازہ آئے گا. آپ کی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آئے گی. آج پاکستان میں جمہوریت فوج کے بدولت ہے. پاکستان کی زندگی، پاکستان کی بیک بون، پاکستان کی بقا کا نام پاک فوج ہے. شیخ رشید احمد نے کہا کہ اپوزیشن کا 11 جماعتی جلسہ ایک ناکام شو تھا. اس طرح کے جلسے جلوسوں سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کو تقسیم ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس سے پہلے وزیر ریلوے شیخ رشید کی صدارت میں ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہفتہ وار اجلاس ہوا. اجلاس میں ٹرینوں کے اوقات کار، کوچز کی تزئین و آرائش، ریلوے لینڈ اور سگنل سسٹم پر تفصیلی جائزہ لیا گیا. پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ کرپشن میں ملوث عناصر لوٹی ہوئی دولت کا تحفظ چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اپوزیشن ملک میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ یہ شکست خوردہ عناصر ہیں جنہیں عوام نے یکسر مسترد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کرونا کی دوسری لہر کے خدشے کے باوجود عوام میں اجتماعات کرنا اپوزیشن جماعتوں کی بے حسی کا ثبوت ہے. انہوں نے عوام کی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر جلسے میں SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا اور صرف اپنے ذاتی ایجنڈے کو مقدم رکھا. اور ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تربت کے قریب سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ پارٹی پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے لانس نائک وسیم اللہ شہید اور 3 جوان زخمی ہو گئے. تفصیلات اس رپورٹ میں. ISPR کے مطابق تربت کے جنوب مشرق میں 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جھکی پوسٹ کے قریب سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ پارٹی پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں لانس نائک وسیم اللہ شہید جبکہ 3 جوان زخمی ہوئے. گزشتہ 5 دنوں میں سیکیورٹی فورسز کے 22 جوان شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 15 بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، 6 شمالی وزیرستان اور 1 جوان باجوڑ میں شہید ہوا. پاکستان آرمی نہ صرف اندرون ملک بلکہ خطے میں امن کے استحکام کے لیے بے مثال کوششوں میں مصروف ہے.
ताहम मुल्क दुश्मन कुव्वतें 2 दहाइयों में हासिल की गई कामयाबियों को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। हालिया दिनों दहशतगर्द कार्रवाइयों में अचानक इजाफा भारत की जानिब से खुली धमकियों के बाद देखने में आया, जो कि भारतीय कौमी सलामती के मशीर और खित्ते के अमन के दुश्मन अजीत दोवल डॉक्ट्राइन का अक्कास है। We start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. भारत के साबिक आर्मी चीफ भी खुले आम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बातें करते दिखाई दिए। तेल फेंकेंगे उसकी इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स के अंदर तो यकीनन पाकिस्तान की फौज अपनी तरफ अंदरूनी जो मामला उनका माहौल है उसको देखेगी, ना कि कश्मीर में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। इंतहा पसंद भारतीय सियासी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी भी खुले बंदों पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हरकत सराई कर चुके हैं। पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करेंगे, बलूचिस्तान को अलग करना है, उसको स्वाधीन बना के देश घोषित करना है, सिंध को भी देश घोषित करना है, पख्तूनिस्तान को भी देश घोषित करना है, तो शेष पंजाब है उसको घेर के रखना है। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले के ताने बाने भारत से जा मिलते हैं। खित्ते में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल के बायस भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया है। अफगान अमन अमल में अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहे जाने और कोरोना और टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली को अक़वाम आलम में तस्लीम किए जाने से भी भारत अपने हवास खो बैठा है। पाकिस्तान आर्मी मुल्क दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम मकासद से आगाह है और उन्हें नाकाम बनाने के लिए हमा वक्त चौकस और हर कुर्बानी देने को तैयार है। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा है कि भारत के तासी पसंदाना अज़ाइम से खित्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। आलमी बिरादरी भारत के इन मनफी इक़दामात का नोटिस ले। लाहौर प्रेस क्लब के प्रोग्राम मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए जिंदगी तंग कर रखी है। पाकिस्तान भारत के इंसानियत सोज मजालिम पर आलमी बिरादरी को आगाह करता रहेगा। तमाम पाकिस्तान की सिविलियन और अस्करी क़यादत 100% एक सफ़े पे है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक सिक्योरिटी जब तक नहीं होगी तब तक हमारी मुकम्मल पॉलिसीज़ की खुद मुख्तारी भी नहीं आ सकती। हिंदुस्तान जो कश्मीर के अंदर कर रहा है तो सौदा हो क्या सकता है, सिर्फ एक कि जो आपने इक़दाम उठाए हैं सारे ख़त्म करें, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आके फैसला कर लें। इंडिया का नैरेटिव था शाइनिंग इंडिया, वो दुनिया को नज़र आ गया कि कितना चमक रहा है। पाकिस्तान का नैरेटिव है इकोनॉमिक सिक्योरिटी का। मोईद यूसुफ ने कहा कि सीपैक पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर है जिससे मुल्क में मुआशी तरक्की के एक नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के बयान को मुस्तरद कर दिया है। जयशंकर ने एक थिंक टैंक के साथ ऑनलाइन खिताब में कहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कशीदा ताल्लुकात का जिम्मेदार पाकिस्तान है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने एक बयान में कहा है कि भारत ने गुज़िश्ता साल 5 अगस्त का यकतरफा इक़दाम करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की कानूनी हैसियत तब्दील की। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की शदीद और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। तर्जुमान ने कहा कि भारत अक़लियतों के खिलाफ पॉलिसियों पर अमल पैरा है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सरहदी खिलाफ वर्जियों में इजाफा करके जारहाना इक़दाम कर रहा है। बयान के मुताबिक तिजारत और रवाबित का राग अलापने वाला मुल्क दुनिया को बताए कि खित्ते के दरमियान ताउन और सार्क के अमल को किसने रोका हुआ है। बयान में कहा गया है कि झूठी और हक़ाइक़ के मुनाफी दलीलें ना हकीकत को छुपा सकती हैं और ना ही आलमी बिरादरी को गुमराह कर सकती हैं। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला इस्लामाबाद में एक नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने नौजवान को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। नौजवान की शहादत पर इलाके में ज़बरदस्त भारत मुखालिफ मुजाहरे किए गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में जारी एक बयान में भारत के कश्मीर मुखालिफ इक़दामात की मज़ाहमत जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। बयान में कहा गया है कि रियासती अवाम हमेशा की तरह इस मरतबा भी 27 अक्टूबर का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे ताकि भारत को बावर कराया जा सके कि कश्मीर के लोग
اپنی سرزمین پر اس کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس سے قابض بھارتی فورسز کی طرف سے قتل عام، انہیں بصارت سے محروم اور گرفتار کرنے اور املاک کو تباہ کرنے کے سفاکانہ کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ میر وائس کی سربراہی میں قائم حریت فورم نے ایک بیان میں کہا کہ آزادی کی آواز اور سچائی کو دبانے کے لیے بھارت نے کشمیری عوام اور مقامی میڈیا کے خلاف جبر و استبداد کے ہتھ کنڈوں میں تیزی لائی ہے۔ فورم نے کہا کہ کشمیر میں صحافی اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر پیشہ وارانہ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سینئر حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری اور جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں خون ریزی روکنے کے لیے تنازع کے حل کے لیے کردار ادا کرے۔ انسانی حقوق کے کارکن محمد احسن اومنتو نے افسوس ظاہر کیا کہ بھارتی حکام نے تحریک جموں و کشمیر کے غیر قانونی طور پر نظربند چیئرمین محمد اشرف صحرائی کی زندگی کو جیل میں ڈال کے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج اپنے گھنونے چہرے کو خیر سگالی کے نام نہاد اقدامات کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1 جنوری 1989 سے رواں برس 30 ستمبر تک 95,600 افراد کے قتل، 11,000 سے زائد خواتین کی آبرو ریزی اور 1,11,000 کے لگ بھگ عمارتوں کی تباہی نے بھارتی فوج کا حقیقی چہرہ عیاں کر دیا ہے۔ اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں پاکستان میں کرونا کی صورتحال سے۔ ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 9,174 ہے، جبکہ اب تک 3,63,640 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 32,465 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، 641 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وبا سے مزید 17 افراد جاں بحق ہوئے، اموات کی مجموعی تعداد 6,638 ہو گئی ہے۔ کچھ بات کریں گے کرونا وائرس کے عالمی اثرات کی۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس سمیت دیگر بڑے شہروں میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کو روکنے کے لیے 1 ماہ کے لیے رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ اب رات 9 سے صبح 6 بجے تک لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے۔ فرانس میں اب تک 8,34,000 سے زائد افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں اور 33,000 سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برطانیہ نے بھی کرونا کے بڑھتے کیسز کے بعد پابندیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ریسٹورینٹس اور دیگر افراد سے گھلنے ملنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال بھی کم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکہ میں بھی صورتحال تشویشناک ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 903 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 2,24,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ بھارت میں کرونا وبا پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا اور وائرس سے متاثر ہونے والے 74,60,000 افراد میں سے 1,14,000 موت کی وادی میں اتر چکے ہیں۔ 312 ممالک اور آزاد خطوں میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد 3,97,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 11,11,000 افراد لقمہ اجل بنے ہیں، تاہم 2,97,15,000 مریض صحت یاب ہو کر معمول کی زندگی کی جانب لوٹ آئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے عام انتخابات میں وزیر اعظم جیسنڈرا آرڈرن نے جماعت لیبر پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے، جس کے بعد وزیر اعظم جیسنڈرا کے لیے اگلے 3 سال حکومت کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ انتخابات میں حکمران لیبر پارٹی نے 120 رکنی ایوان میں 64 نشستیں حاصل کیں۔ اپوزیشن رہنما جوڈیت کولنز نے انتخابات میں شکست قبول کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے جیسنڈرا آرڈرن کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے تہنیتی پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ جیسنڈرا کے شفقت آمیز طرز عمل نے نہ صرف نیوزی لینڈ بلکہ پاکستانیوں کے بھی دل جیت لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم باہمی تعاون اور دوستی کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ ادھر آرمینیا کی جانب سے آذربائیجان کی شہری آبادیوں پر حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ آرمینیا نے آذربائیجان کے دوسرے بڑے شہر گنیجا پر میزائل حملہ کیا، جس سے 2 بچوں سمیت 12 افراد جاں بحق اور 40 زخمی ہوئے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں آذربائیجان کے نائب صدر حکمت حاجی نے کہا کہ حملے میں 20 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے، جہاں کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہے گا۔ زیریں سندھ میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت لسبیل 41, چھور 40 اور ماڑا شہید بنی نذیر آباد میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ شکریہ قاسم۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا کل کا جلسہ ملکی مفاد کی خاطر نہیں بلکہ اپنی کرپشن کو بچانے اور ذاتی مفاد کے لیے تھا، جس کو عوام نے مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ سوابی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر اسد قیصر نے کہا کہ عمران خان کی قیادت میں ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے اور اداروں کی بحالی کے لیے بھی بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ اپوزیشن عوام کے لیے نہیں اپنے مفاد کے لیے جلسے کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مستقبل کے لیے سخت فیصلے نہیں کیے تو ملک مزید ڈوب جائے گا۔ پرویز خٹک نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان یقیناً ملک کو مشکلات سے نکالیں گے۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر اور وزیر دفاع پرویز خٹک نے سوابی میں پیہور ہائی لیول کینال کے توسیعی منصوبے کا افتتاح بھی کیا، جس سے علاقے کے 13,000 کینال زمین زیر آب ہوگی۔ قانون کے وفاقی وزیر بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا ہے کہ کسی کے خلاف کیس بنانا ہمارا ایجنڈا نہیں، نیب از خود کارروائی کرتا ہے۔ وہ کراچی میں 5ویں نیشنل جوڈیشل کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ گزشتہ روز اپوزیشن کے جلسے میں کہا گیا کہ پیناما کیس میں ایک سازش تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا کسی ادارے کے سربراہ نے انہیں باہر ممالک میں فلیٹس خریدنے اور جائیدادیں بنانے کا مشورہ دیا؟ اگر نہیں دیا تو یہ سازش کیسے ہو گئی؟ بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ دنیا بھر میں پاناما لیکس میں آنے والوں نے منی ٹریل وضاحت کے ساتھ پیش کی، تو پھر آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ منی ٹریل نہ دیں؟ وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ حکومت کو پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں، مہنگائی اور بے روزگاری بڑے چیلنج ہیں جن پر قابو پا لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گجرانوالہ جلسے میں ملکی اداروں کے خلاف نازیبا زبان کا استعمال قابل مذمت ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے کہا کہ دشمن عناصر مذموم ایجنڈے کے تحت پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ پور مذمت ان کی بھی کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستانی اداروں کے خلاف تو بات کی لیکن پاکستانیوں کا خون کرنے والوں کے خلاف کوئی بات۔ افواج پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی محافظ، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہیں۔ تھوڑی سی ملت اسلامیہ پہ نظر دوڑائیں، جن ممالک کی افواج کو پہلے کمزور کیا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، یہی 5th جنریشن وار ہے۔ غلام سرور خان نے کہا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو انصاف اور روزگار کی فراہمی کے ساتھ ضروریات زندگی کی دستیابی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مہنگائی واقعی ہے، مہنگائی کے اس جن پہ ضرور قابو پائیں۔ نواز شریف یا ان کا پی ڈی ایم ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں۔ وزیر ہوابازی نے کہا کہ پی آئی اے یا اس کے کسی ذیلی ادارے کی نجکاری نہیں کی جا رہی بلکہ تنظیم نو کی جائے گی۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ احساس پروگرام کے تحت کئی منصوبوں پر مستعدی سے کام ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلا سود قرضوں سے ہزاروں افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ وسیلہ تعلیم پروگرام کو ملک گیر کر دیا ہے۔ پروگرام کے تحت لڑکیوں کا وظیفہ لڑکوں سے زیادہ ہے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے پاکستان کے غربت کے خاتمے کے فنڈ اور پاکستان بیت المال کا بھی دورہ کیا اور غربت کے خاتمے کے حوالے سے مختلف منصوبوں سے مستفید ہونے والے افراد سے گفتگو کی اور ان کے مسائل پوچھے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ مستحق افراد کے لیے مستقبل میں منصوبوں کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے جدید آلات سے لیس بم ڈسپوزل رسپانس گاڑیاں پنجاب کے 8 اضلاع کے ڈسپوزل اسکواڈ کو دے دیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ نئی گاڑیاں جدید آلات سے لیس ہیں جس سے ڈسپوزل اسکواڈ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب کے 12 اضلاع میں بم ڈسپوزل گاڑیاں پہلے سے ہی موجود ہیں اور آج مزید 8 اضلاع کو بم ڈسپوزل رسپانس گاڑیاں ملنے سے اس کا دائرہ کار 20 اضلاع تک بڑھا دیا گیا ہے۔
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि हुकूमत के बरवक्त फैसलों से कोरोना का फैलाव रोकने में मदद मिली है और अब कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र आवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। लाहौर में निजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की सालाना तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि कोरोना की सूरत हाल में हुकूमत ने गरीब और नादार तबकों को तनहा नहीं छोड़ा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को फीकस 12,000 रुपए फ्राहम किए। लाहौर में पीटीवी के शोबा खबर के वफ्द से बातचीत करते हुए पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि पाकिस्तान टेलीविजन कौमी असासा है जिसने हमेशा मुल्क की नजरियाती सरहदों की हिफाजत में अहम किरदार अदा किया। गवर्नर ने कहा कि कोरोना की वबा के दौरान पीटीवी ने अहम किरदार अदा किया है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने लाहौर सेंटर से नए प्रोग्रामों की तैयारी खुसूसन पंजाबी प्रोग्राम शुरू करने पर पीटीवी की इंतजामिया को मुबारकबाद दी। वफ्द की क़यादत लाहौर मरकज़ के जनरल मैनेजर फयाज अहमद वड़ाइच कर रहे थे। वफ्द में सीनियर न्यूज़ एडिटर सज्जाद अनवर खान और प्रोड्यूसर मोहम्मद शकील मलिक शामिल थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि बिजली की पैदावार और तरसीलाती निज़ाम में बेहतरी वक्त की ज़रूरत है। पीटीआई सिंध के रहनुमाओं हलीम आदिल शेख, खुरम शेर जमान और फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि आवाम के पैसे लूट कर जलसे किए जा रहे हैं। ताहम कल उनके जलसे की नाकामी को पूरी कौम ने देखा। हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा है कि शहर कायद में बिजली के पैदावारी निज़ाम को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक बनाया जाए और इसके साथ साथ तरसील के निज़ाम में भी बेहतरी लाई जाए। कराची में आला सतह इजलास की सदारत करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हमारी तरजीहात में शामिल है। इजलास में विफाकी वजीर मोहम्मद मियां सुमरो, वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर और PTI सिंध के रहनुमाओं ने शिरकत की। वजीर आजम के मावन खुसूसी ताबिश गौहर ने इजलास को के इलेक्ट्रिक पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में हैस्को और सेपको के मामलात पर भी गौर किया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने मुलाकात की। मुलाकात में अवामी फलाह व बहबूद के लिए विफाकी हुकूमत के इक़दामात और इस ज़िम्न में दरकार कानून साजी पर भी तबादला ख्याल किया गया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा कि PDM में अली बाबा दरमियान में और 40 चोर आस पास मौजूद हैं। ये मूवमेंट, ये मैं कहता हूँ डाकुओं की मूवमेंट है, चोरों की मूवमेंट है, पनामा लीग के करप्ट लोगों की मूवमेंट है, जाली अकाउंट वालों की मूवमेंट है। वो वो पार्टियां जो इस वक्त हमारे इदारों को कमजोर करना चाहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सादा कप्तान कल्ला ही काफी है। PTI कराची के सदर खुरम शेर जमान ने कहा कि PDM में मौजूद लोग 50 साल से इख्तिदार के मजे लूट रहे थे। उन्होंने कहा कि कल उनकी नाकामी को पूरे मुल्क ने देखा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PTI के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि मौलाना फजल रहमान के डबल स्टैंडर्ड को पूरी दुनिया ने देखा है। जो इलेक्ट नहीं हुआ उसने तूफान बदतमीजी मचा रखा है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान से वाइस चांसलर बलूचिस्तान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी खुशदार डॉक्टर एहसानुल्लाह काकड़ ने कोयटा में मुलाकात की। गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि पल पल बदलती दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार तरक्की के नतीजे में चीज़ों को देखने, परखने और जांचने के जाविये और पैमाने बदल गए हैं। हमें दरसो तदरीस के तरीक़ाकार को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना होगा ताकि अपने सूबे के नौजवानों को दौरे जदीद के उलूम और हुनर से आरास्ता किया जा सके। पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के खिलाफ मोदी की जबान बोली है। लाहौर में रेस्क्यू 1122 की सालगिरह पर तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का मुकाबला इदारों की मजबूती से ही मुमकिन है। रेस्क्यू 1122 का जिक्र करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि हमने 16 साल पहले सियासत से बालातर होकर इस इदारे की बुनियाद रखी। और रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 19 अक्टूबर को जबकि 12 रबीउल अव्वल 30 अक्टूबर को होगी। इस बात का ऐलान रोयते हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान के जेर सदारत इजलास में किया गया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि मौलाना आदिल का कत्ल बड़ा सानहा है। वज़ीर आला सिंध और आईजी सिंध से बात हुई जो पुर उम्मीद हैं कि मौलाना आदिल के कातलों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने यकीन दहानी करवाई है कि मौलाना आदिल के सिक्योरिटी वापस लेने के मामले में मुलव्वस अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि धरनों और जलसों से हुकूमतों को नहीं जाना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने जामे बनौरिया कराची का दौरा किया। जामे के मुख्तमिम मौलाना नईम और दीगर असातिज़ा से मुफ्ती मोहम्मद नईम के इंतकाल पर ताज़ियत की। उन्होंने मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा की।
इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए ताहिर अशरफी ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद नईम मुल्क व मिल्लत का सरमाया थे और उनके जाने से जो खला पैदा हुआ वो तादेर पुर नहीं हो सकेगा। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स कायम कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में 6 मोबाइल वेन्स इस मकसद के लिए शहरियों को घर घर जाकर अशियाए ज़रूरिया फराहम कर रही हैं। अमजद अली पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं। अवाम को अशियाए ज़रूरियात की किल्लत से बचाने और कीमतों को एतदाल पर रखने के लिए वफाकी हुकूमत की हिदायत पर पेशावर और दिगर अजला में यूटिलिटी स्टोर्स की मोबाइल वैन अब जाएगी गली मोहल्लों तक, ताकि अवाम को मियारी आटे समेत घी, चीनी और दिगर खाने पीने के अशिया सस्ते दामों मुहैया की जा सके। इन मोबाइल वैन्स पर अवाम को हुकूमत के मुकर्रर करदा नरखों पर मियारी अशिया दस्तियाब होंगी। इमरान खान ने गरीबों ने इमदाद की है, 800 रुपए के गुत्ती आटे नहीं मिलने हैं, घी ने पैकेट देने नाल सेमिया देने। इसकी वजह से गरीब आवाम को 800 में आटा मिल रहा है, उसके साथ एक घी का पैकेट और एक सवैयों का पैकेट। तो स्टोर में बहुत रश होता था पहले, अभी इन्हें इसमें 200 रुपए बचत हुआ है। गरीब आदमी के लिए ये भी बहुत है। मोबाइल वैन के जरिए इन इलाकों तक भी रसाई हो सकेगी जहां पर यूटिलिटी स्टोर्स आवाम की पहुंच से दूर हैं। जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट से हमारे नए तो उसमें भी भेजे जाते हैं ताकि वहाँ के जमशुदा इलाकों के जो लोग हैं वो भी इस सहूलत से वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज से फ़ायदा उठा सके। माऊन खुसूसी बराए इतलात कमरान बंगश ने शहरियों की शिकायत के पेश नज़र रामपुरा बाजार में फूड मार्केट का दौरा किया, जहां वो ताजरों से मिले। इन्हें आवाम को महंगाई के असरात से बचाने के लिए हुकूमती नरखों पर अमल दरामद की हिदायत की। ये वज़ीर आला साहब की खुसूसी हिदायत है हमें पूरी काबीना मेंबरान को और तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कि वो जाएँ। आज अपने इलाके में यूटिलिटी स्टोर्स के भी दौरे किए और जो आटा डीलरान हैं उनसे फ़र्दन मुलाकातें भी हुई। मुल्क में इस वक्त खुद साख्ता महंगाई के बायस अवाम पहले से परेशान है। ऐसे में इंतजामिया की कड़ी निगरानी से ही नाजायज मुनाफाखोरी पर काबू पाया जा सकता है। अमजद अली खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। और हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों के बायस गुज़िश्ता हफ्ते स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी बेहतर रही। तफसीलात हसन नासिर सिद्दीकी से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सरमायाकारों के लिए एक बेहतरीन तिजारती मरकज बन चुका है, जहां मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल और दीगर शोबों में सरमायाकारी करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रॉफिट टेकिंग के दौरान स्टॉक मार्केट मनफी रुझान पर बंद होती है, ताहम सरमायाकार दोबारा मार्केट में सरमाया लगाकर इंडेक्स को बुलंद सतह पर ले आते हैं, जो हुकूमत की पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का मजहर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस हफ्ते की शुरुआत मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग से हुई। रुपए की कदर में इजाफा देखते हुए फॉरेनर्स ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और दूसरी जानिब पाकिस्तानियों ने अपने डॉलर्स बेचना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो है वो रुपये की कदर में मजबूती आई। जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने मजीद इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दिया। आगे आने वाले वक्तों में क्योंकि हुकूमती पॉलिसीज़ मजीद बेहतर नजर आ रही है इन्वेस्टर्स को, तो वो मजीद इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, नए IPOs इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन प्रॉफिट टेकिंग के दौरान 100 इंडेक्स में कमी हुई, ताहम कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन तेजी का रुझान देखा गया। तीसरे दिन 100 इंडेक्स में 137 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि चौथे दिन भी सरमायाकारों ने मुनाफा कमाने के बाद मार्केट में दोबारा सरमायाकारी की और 100 इंडेक्स मुस्बत रहा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन इंडेक्स में 93 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जिसके बाद 100 इंडेक्स में 95 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स 40,220 की सतह पर पहुंचकर 40,164 पर बंद हुआ। शुक्रिया समी, और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। अयाज असलम, नाजिया कंवल और हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।